हेलो एंड वेलकम। दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ मेरे अपने चैनल आरकेसी ईडू हब पे। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। रॉली, गौतम, नुसरत, रेशु, सूरज, दीपक, आनंद, नैन, चांदनी, गुड इवनिंग टू ऑल। ऑडियो वीडियो क्लियर है? प्लीज फटाफट से बता देंगे। स्नेहा चौधरी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। इज एवरीथिंग ओके? क्या हम क्लास शुरू कर सकते हैं? गुड इवनिंग सुस्मित, गुड इवनिंग, जय हिंद टू ऑल। ऑल गुड? रोशन आरा, मॉन्स्टर, ओके। प्रज्वल, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ओके। चलिए भाई, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं घटना चक्र सीरीज। आप लोगों को याद होगा कि कुछ टाइम पहले जब आई थिंक मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट किया था और उस वक्त काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को बहुत बेनिफिट मिला था इससे। नहीं तो अब टाइम बदल चुका है, ईयर बदल चुका है। 2023 खत्म होने को आया, 24 शुरू हो रहा है और 24 शुरू होते ही आपके बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो लाइंड अप है ना। जैसे बिहार एसएससी का एग्जाम लाइंड अप है, यूपी आरओ एआरओ का लाइंड अप है, यूपी पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया। तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो अभी के अपकमिंग है और इन सारे एग्जाम्स में आपको घटना चक्र बुक बहुत ज़्यादा फायदा करती है। बिकॉज यहाँ पर होता क्या है कि जितने भी आपके स्टेट पीसीएस और यूपीएससी होते हैं उन सब का क्वेश्चन चैप्टर वाइज फॉर्म में आपको एक जगह मिल जाता है। तो आप जब एक चैप्टर के क्वेश्चंस करते हैं तो उससे हो क्या रहा है कि एक्चुअली आप हर एग्जाम के सारे जहां जहां के क्वेश्चंस होते हैं आप उसको टच कर रहे हैं। राइट, ओके। सो इसी वजह से आपको ये सीरीज बहुत ज़्यादा क्या होने वाली है, बेनिफिशियल होने वाली है। राइट, तो चलिए आज शुरू कर रहे हैं। और आज हम लोग पहले टॉपिक से यहाँ पर जो शुरू कर रहे हैं वो एक बायोलॉजी का टॉपिक है। एक दिन फिर केमिस्ट्री लेंगे, फिर फिजिक्स लेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा वायरल डिजीजेज यानी कि विषाणु जनित रोग। तो इसके जो अच्छे इंपॉर्टेंट न्यू क्वेश्चंस आपकी घटना चक्र बुक में दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। गुड इवनिंग चांदनी, गुड इवनिंग मानसी। चलिए भाई आ जाइए फटाफट से और अपने लाइक्स के फॉर्म में अपनी एनर्जी मेरे तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए शुरू करें। हम लोग रेडी हैं सारे लोग? तो एक कॉपी और पेन बना लेंगे। इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ है। चलिए ओके जी, शुरू करते हैं पहले सवाल से। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका एमपी पीसीएस प्रीलिम्स का सवाल है और ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि डेंगू फीवर किससे होता है और किसके द्वारा फैलता है ये। ठीक, चलिए भाई, कुछ न्यू क्वेश्चंस होंगे, कुछ आपके ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ज्यादा कॉमन है लेकिन आप लोग उसमें कई बार क्या करते हैं, गलती करते हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं और आंसर करना भी आप लोग साथ साथ क्या करेंगे, जारी रखेंगे। यस, तो डेंगू फीवर कॉज किससे होता है और ट्रांसमिट किससे होता है, ये आपसे सवाल पूछा गया। नितारा, गुड इवनिंग। कॉज किससे होता है भाई? आप सबको पता है कि डेंगू फीवर करने वाले वायरस का नाम है फ्लैवी वायरस। अगर हम पूरे फैमिली की बात करें तो फैमिली का नाम है आर्बो वायरस फैमिली। फैमिली का नाम क्या है? फैमिली का नाम है आर्बो वायरस फैमिली। ठीक, अगर आपसे पूछा जाता है कि ये वायरस के पास जो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक सामग्री है, वो डीएनए है या आरएनए है, इसका जवाब क्या देंगे आप? अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए आर्बो वायरस के पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, क्या वो आरएनए है या क्या वो डीएनए है? इसका जवाब देंगे। तो ये एक आरएनए वायरस है, यानी इसके पास जो आनुवांशिक सामग्री है वो आरएनए है। ठीक, ओके। तो यस, ये वायरस से होता है और फैलता किस मच्छर के द्वारा है? तो ये फैलता है एडीज मच्छर के द्वारा। राइट, जिसको हम एडीज इजिप्शियाई के नाम से भी जानते हैं और एडीज मच्छर को कई बार हम लोग टाइगर मस्कीटो के नाम से भी जानते हैं, है ना। एडीज मच्छर को हम लोग टाइगर मस्कीटो के नाम से जानते हैं। दिन के समय में ये मच्छर हमको काटता है। तो कोई भी आपसे पूछता है डे टाइम मस्कीटो कौन सा है, हमेशा ध्यान रखिएगा ये एडीज मच्छर आपका डे टाइम मस्कीटो है, यानी दिन के समय में काटता है। बैठता कैसे है? तो ये मान लेते हैं ये आपकी स्किन की सरफेस है, तो आपकी स्किन की सरफेस से ये पैरेलल बैठता है, यानी कि समांतर बैठता है। ठीक, ध्यान रहेगा सभी को ध्यान रहेगा ये। आगे चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कौन सा है? तो ये है आपके सामने अगला सवाल कि बताइए डेंगू फीवर के वजह से इनमें से किस चीज की कमी हो जाती है। बहुत बढ़िया, डेंगू फीवर को हम लोग हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। बहुत बढ़िया, मूरत, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, क्या बोलते हैं? हड्डी तोड़ बुखार है कि नहीं? ब्रेक बोन फीवर या हड्डी
तोड़ बुखार, क्या कारण है इसको हड्डी तोड़ बुखार या ब्रेक बोन फीवर बोलने का? ब्रेक बोन फीवर बोलने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर आपको फीवर होता है और बहुत ज्यादा पेन होता है आपके, कहाँ पर, हड्डियों में, जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन होता है, जिसके वजह से ये बीमारी क्या होती है, काफी सिवियर लगने लगती है। और तो और जो डेंगू के गंभीर केसेस हैं वहां पर प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है। ठीक, ओके। प्लेटलेट से जुड़े आपको इंपॉर्टेंट सवाल क्या पता होना चाहिए कि प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? तो आप अच्छे से जानते हैं कि प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं, हाँ या ना? क्या हम लोग प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं? बिल्कुल। प्लेटलेट का काम क्या होता है? तो आपको पता है अच्छे से कि रक्त थक्का जमाने का काम, रक्त थक्का जमाने का काम है प्लेटलेट्स का, यानी प्लेटलेट्स का काम है ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स का काम क्या है? ब्लड क्लॉट करना। दूसरी चीज है कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए प्लेटलेट्स कहाँ पर बनते हैं, तो प्लेटलेट्स आपके बोन मैरो में बनते हैं, अस्थि मज्जा में बनते हैं। नेक्स्ट चीज, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो आपको पता है 1.5 लाख से 3.5 लाख। प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 1.5 लाख से 3.5 लाख। ठीक, ओके। पॉलीसाइथीमिया कहते हैं उसको, प्लेटलेट पॉलीसाइथीमिया क्या है आयशा? पॉलीसाइथीमिया मतलब आरबीसी की मात्रा बढ़ जाना। ठीक, प्लेटलेट्स की कमी से क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग ठीक से नहीं होगी, कहने का मतलब है खून अपने आप बहेगा। तो प्लेटलेट्स की नॉर्मल संख्या 1.5 लाख से 3.5 लाख होती है। हमेशा याद रखिएगा कि डेंगू में कई बार क्या होता है कि प्लेटलेट्स 20,000 या 20,000 के नीचे भी जा सकता है। तो अगर कभी ऐसा हो कि प्लेटलेट्स की मात्रा 20,000 के नीचे चली गई है, तो आपको पता है व्यक्ति को स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो जाएगी, मतलब बैठे बैठे नाक से खून आ जाना। ठीक, ओके। इसका मतलब क्या है कि प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, 20,000 से भी कम कई बार प्लेटलेट्स हो जाते हैं। ठीक, सवाल अगर आपसे पूछा जाता है कि डेंगू में प्लेटलेट कम क्यों होता है, इसका जवाब क्या देंगे? कारण क्या है कि डेंगू का जो वायरस है वो बोन मैरो को दबा देता है। भाई अच्छे से आपको पता है कि प्लेटलेट बनने की जगह है बोन मैरो, यानी अस्थि मज्जा, आया ना? अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में ही आपके प्लेटलेट्स बनते हैं। और अगर डेंगू आपको हो गया तो डेंगू का वायरस कई बार क्या करता है कि प्लेटलेट्स को दबा देता है, कहने का मतलब है बोन मैरो सप्रेशन करता है। अगर मैं बोन मैरो को ही दबा दूं तो प्लेटलेट्स कैसे बनेंगे? ठीक, ओके। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखना कि कई बार डेंगू का ये जो वायरस है ये बोन मैरो सप्रेशन करता है। किसी चीज को सप्रेस करना मतलब किसी चीज को दबा देना। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात? आगे चल सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं। इजी सिंपल, प्लीज ध्यान रखना कि जो भी सवाल रिलेटेड बनते हैं मैक्सिमम हम लोगों को सॉल्व करते चलना है। अगले सवाल पर चलते हैं कि बैक्टीरियोफेज क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बैक्टीरियोफेज एक्चुअल में क्या है। चलिए जवाब दीजिए। बैक्टीरियोफेज पर सवाल है, विषाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। बैक्टीरियोफेज क्या है? विषाणु, वायरस विच इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया, है ना? बैक्टीरियोफेज खुद में क्या है? एक वायरस है जो क्या करता है? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। देखो लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, सी कह रहे हैं, सी कह रहे हैं। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया है या वायरस है? बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को प्रभावित करता है। देखिए काफी लोग कंफ्यूज हो गए इस वाले क्वेश्चन में, इसका आंसर क्या है? डी। हिंदी देख के तो नहीं कंफ्यूज हो गए? हमेशा याद रखिएगा बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं, वैसे वायरस जो क्या करते हैं? बैक्टीरिया पर हमला करते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए बैक्टीरियोफेज की आनुवांशिक सामग्री क्या है, बैक्टीरियोफेज की जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो बैक्टीरियोफेज की जेनेटिक मटेरियल डीएनए होती है, और वो भी द्विरेशीय डीएनए, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बैक्टीरियोफेज वायरस है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज वायरस का नाम है और वो जीवाणु को संक्रमित कर रहे हैं। जेनेटिक मटेरियल आनुवांशिक सामग्री क्या है? डीएनए है। डीएनए कैसा? एकल रेशीय या द्विरेशीय? तो हमेशा ध्यान रखिएगा
रेशियर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होती है इनमें, क्योंकि ये सारी एक एक लाइन आपकी 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी की है, जहां पर आपका ये चीज आपसे पूछती जाती है। दूसरी चीज अगर आपसे पूछा जाता है कि फेज थेरेपी क्या है, फेज थेरेपी क्या है, तो फेज थेरेपी, थेरेपी का मतलब है इलाज। फेज थेरेपी एक ऐसी तकनीक है जहां पर बैक्टीरियोफेज को बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बीमारी के इलाज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगी ये वाली चीज। आगे चल सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं उसको प्लीज नोट करते रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन भले इजी हो सकता है लेकिन उससे रिलेटेड पॉइंट्स आप लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, आगे चले अगले सवाल पर। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स का सवाल है। मैंने कहा ना कि अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है सब एग्जाम से अपडेटेड रहना। अच्छा सवाल है छत्तीसगढ़ पीसीएस का। हम साइड हो गए ताकि आपको बोर्ड कंप्लीटली दिख जाए। जवाब दीजिए। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी बात सही नहीं है वायरस के बारे, वायरस के बारे कौन सी बात सही नहीं है? गुड इवनिंग अमर, गुड इवनिंग। चलिए, वायरस के बारे इनमें से कौन सी बात सही नहीं है, इसका आंसर करना है आपको। डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट M.W. बीजरिंग ने शब्द वायरस दिया था। वायरस शब्द का मतलब होता है पॉइजन यानी कि विष, और ये शब्द दिया गया था बीजरिंग के द्वारा। ये वाली बात क्या है, सही है। ओके, दूसरी चीज आपको पता है कि किसी भी वायरस के पास या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है ना? या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। ये भी बात क्या है, बिल्कुल ठीक है। तीसरी बात क्या कह रही है कि डीएनए वाले जो भी वायरस होते हैं उनमें एक रेशियो डीएनए होता है। क्या ये बात सही है? नहीं, जो भी डीएनए वायरस होते हैं उनके पास द्विरेशीय डीएनए होता है। चौथी बात क्या लिखी है कि जो म्यूटेशन होते हैं, जो उत्परिवर्तन होते हैं, वो आरएनए वायरस में ज्यादा होते हैं। ये बात ठीक है। ओके, हमेशा ध्यान रखिएगा, म्यूटेशन उत्परिवर्तन होने के जो चांसेस हैं वो किस में ज्यादा हैं, आरएनए में ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि डीएनए में एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज, और डीएनए पॉलीमरेज की एक तरह से फितरत होती है किसी भी चीज को 2 बार रीड करने की, जिसके कारणवश जो म्यूटेशन है, उत्परिवर्तन है, वो डीएनए में क्या दिखता है, कम दिखता है। ओके, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आरएनए में जो म्यूटेशन है, जो उत्परिवर्तन है, वो ज्यादा है। इसका मतलब है ये भी बात ठीक है। सी वाली बात गलत है। आपसे क्वेश्चन ने पूछा था कौन सी बात सत्य नहीं है, कौन सी बात सत्य नहीं है, तो सी आंसर सत्य नहीं है। ठीक, ओके, बाकी सारी बातें ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है जो भी डीएनए वाले वायरस होते हैं वो आमतौर पर डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, यानी द्विरेशीय होते हैं। डन, ठीक, इजी, अच्छा सवाल था ये। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? आपको कुछ कथन दिए हुए, यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 का सवाल है। आपके सामने कुछ कथन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बात सही है। ठीक, चलिए, पहला स्टेटमेंट यहां पर क्या कह रहा है? आपसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि वायरस के पास एंजाइम्स नहीं होते, ठीक है, जो उनको एनर्जी देते हैं। अब 2 अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं ये, ठीक है, प्लीज इस बात को ध्यान से समझिए। अगर आपसे कोई पूछता है, बोलता है कि वायरस के पास कोई भी एंजाइम नहीं है, तो ये बात गलत है। ठीक है, वायरस के पास कुछ एंजाइम्स होते हैं। यहां पर क्या लिखा कि वायरस के पास एनर्जी जनरेशन वाले एंजाइम्स नहीं होते, यानी ऊर्जा उत्पन्न करने वाले एंजाइम्स नहीं होते। ये बात क्या है? ये बात ठीक है। उनके पास एंजाइम्स तो होते हैं, पर वो एंजाइम्स नहीं होते जो उनको क्या कर सके, जो उनको ऊर्जा दे सके। ठीक, ये वाली बात ठीक है। दूसरी चीज क्या लिख रहा है आपको कि आप वायरस को कल्चर कर सकते हैं सिंथेटिक मीडियम में, कृत्रिम माध्यम में आप वायरस को एक तरह से कल्चर कर सकते हैं या एक तरह से उनको उगा सकते हैं। नहीं भाई, आप सबको अच्छे से पता है कि वायरस को हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सजीव और निर्जीव को जोड़ने वाली कड़ी कहलाती है वायरस। इसका मतलब है कि वायरस सिर्फ और सिर्फ शरीर के अंदर ही रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि प्रजनन करता है। ये बात क्या हो गई? ये बात
गलत हो गई। ठीक, ओके। तीसरा क्या कह रहा है कि वायरस जो है वो एक से दूसरे जीव में जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल वेक्टर, यानी कि जैविक माध्यम से ही जा सकते हैं क्या? भाई एक बात बताइए कि क्या कोविड सिर्फ और सिर्फ इंसान से इंसान में फैल रहा था? ऐसा भी तो हो रहा था ना कि जब हम छींक रहे थे और उसी हाथ से दरवाजे वगैरह को टच कर रहे थे, दूसरा इंसान भी अगर आके उस दरवाजे को टच कर रहा था तो उसको भी संक्रमण हो रहा था, उसको भी क्या हो रहा था? संक्रमण हो रहा था। इसीलिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ जैविक माध्यमों से ये फैले, ये अजैविक माध्यम से भी क्या हो सकता है? फैल सकता है, कुछ देर तक ये एक्टिव हो सकता है ना? ओके, आई है बात समझ में? तो ये वाली बात भी क्या हो गई? गलत हो गई। ये वाली बात भी क्या हो गई? गलत हो गई। तो कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ क्या है? पहली बात सही है, सिर्फ और सिर्फ पहली बात सही। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस, तभी मैंने कहा कि यहां पर आपको बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स और न्यू क्वेश्चन से एक्सपोजर मिलता है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डन? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं हम लोग। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। MPPCS प्रीलिम्स 2020, इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? इनमें से कौन सी डिजीज, कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से क्या है? संबंधित है, ये आपको बताना है। मर्स, सार्स, कोविड-19 या ऑल ऑफ द अबव? यस, आंसर जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। सार्स, मर्स, कोविड-19 या ऑल ऑफ द अबव? कोरोना वायरस किससे संबंधित है? सब सी कह रहे हैं, सब सी कह रहे हैं। यस, आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी। आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि कोरोना वायरस का ही रूप है जो क्या करता है? मर्स करता है, सार्स करता है और कोविड-19 करता है। ठीक है, ओके। ये क्या है भाई? तीनों कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के ही रूप हैं आपके, सार्स, मर्स एंड कोविड-19। ठीक है, आप याद करिए, जो वायरस कोविड-19 करता था, क्या हम उसको SARS-CoV-2 कहते थे? हाँ या ना? जो भी वायरस कोविड-19 करता था, कोविड-19 बीमारी का नाम है, जो वायरस कोविड-19 करता था उसको हम SARS-CoV-2 कहते थे। SARS-CoV-2 का मतलब क्या है? कि ये कहीं ना कहीं जो सार्स करता था उसी का थोड़ा सा परिवर्तित रूप है, उसी का क्या है? थोड़ा सा परिवर्तित रूप है। जहां तक रही फुल फॉर्म की बात, आपको यहां पर सबका फुल फॉर्म जानना जरूरी है। मर्स का फुल फॉर्म क्या होगा? मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज में देखा गया था। सार्स का फुल फॉर्म क्या होगा? सिवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। हाँ या ना? और कोविड-19, कोविड-19 का पूर्ण रूप क्या होगा? कोरोना वायरस डिजीज 2019। हाँ या ना? हाँ या ना? गुड इवनिंग वृंदा, गुड इवनिंग। ठीक, इसका मतलब है कि ये तीनों के तीनों एक ही फैमिली ऑफ वायरस को बिलोंग करते हैं। तीनों के तीनों एक ही फैमिली ऑफ वायरस को क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। ध्यान रहेगा सभी को? ठीक है, ओके। कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हो नोट करते रहना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, आप में से जो भी लोग ग्रसित हैं कि मैम साइंस नहीं आती, साइंस का फाउंडेशन वीक है, तो अभी एक बहुत बेहतरीन बैच हमारा चल रहा है, NCERT फाउंडेशन बैच, जहां पे आपको मैं 6 to 12 की NCERT करा रही हूँ मंडे टू फ्राइडे, और अभी तक वहां पर 3 शानदार टेस्ट हमारे हो चुके हैं। तो आप में से जो भी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, न्यू ईयर आ रहा है, एक नए जोश के साथ, नई तैयारी के साथ आप एडमिशन ले सकते हैं। बाइलिंगुअल क्लास चलती है, क्लास एंड PDF दोनों को डाउनलोड करने की सुविधा आपके पास है। अभी इस बैच की फी 699 है। एडमिशन लेने के लिए RKC EduHub ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, या नंबर आपके सामने स्क्रॉल कर रहा है 7351572127। गुड इवनिंग आरती, गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल क्या है
कि बीपीएससी प्रीलिम्स 2019 का सवाल है कि यहां पर किसके पास कोई भी एंजाइम नहीं होता, कोई भी एंजाइम किसके पास नहीं होता। गुड इवनिंग मैम, मैं आज फर्स्ट टाइम क्लास में आया हूं। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर मिथुन, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा सवाल है, बीपीएससी प्रीलिम्स 2019 का सवाल है कि किसके पास कोई एंजाइम नहीं होता। ये तब की बात है जब बीपीएससी में आपके 5 ऑप्शंस होते थे। बताइए, लाइकन का काई नहीं होगा, इसको लाइकन करो, फिर से इसको लाइकन ही करो। यस, क्या होगा, इनमें से किसके पास एंजाइम नहीं है। यस, किसके पास एंजाइम नहीं है। लाइकन के पास एंजाइम होता है, जी हाँ होता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एनसीईआरटी बैच में बताया था कि लाइकन को पाइनियर स्पीशीज कहते हैं, अग्रणी प्रजाति कहते हैं। क्यों? क्योंकि लाइकन अपने एंजाइम से करता क्या है, चट्टानों को तोड़ता है और चट्टानों को तोड़कर मिट्टी बनाता है। इसका मतलब लाइकन के पास एंजाइम है। गुड इवनिंग चंद्रेश। यस, वायरस के पास एंजाइम है, जी हाँ, है ना, डीएनए पॉलीमरेज। ओके, इस तरह के एंजाइम्स वायरस के पास भी क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये एंजाइम वायरस के पास हो सकते हैं। ठीक, बैक्टीरिया के पास एंजाइम्स हैं, बिल्कुल हैं। एल्गी के पास हैं, बिल्कुल हैं। ओके, इसका मतलब है इन सभी के पास क्या है, एंजाइम्स मौजूद हैं। इन सभी के पास एंजाइम्स मौजूद हैं। आपसे क्या पूछा था कि किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं है, तो भाई इन सबकी कोशिका में एंजाइम है, इसीलिए आंसर क्या होगा, इसीलिए आंसर होगा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। ओके, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ई हुआ। ओके मैम, मैं बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, 12 नंबर से छूट गया था, तो काफी मार्जिन से छूटा है। इसका मतलब है आपको अपने बेसिक्स पे काम करने की आवश्यकता है। नहीं, चल ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं। चलिए, यूपीएससी प्रीलिम्स 2005 का सवाल। मैं फिर से कहूंगी कि जो भी लोग, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, अगर है ना, सीडीएस एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, यूपी आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है। फिर से आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए गए हैं, कथन दे दिए गए हैं, और आपको बताना है इनमें से कौन सी बात सही है, इनमें से कौन सी बात सही है। राइट, क्या कह रहा है कि डेंगू एक प्रोटोजोआ की होने वाली बीमारी है जो मच्छरों से फैलती है। क्या ये बात सही है? सही है क्या ये बात? डेंगू प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है? प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी तो नहीं है, डेंगू तो वायरस से होने वाली बीमारी है। यानी ये वाली बात क्या हो गई, गलत हो गई। अब जरा सेकंड स्टेटमेंट को देखना, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, शब्द सुन के डरना नहीं, शब्द सुनकर डरना नहीं। रेट्रो ऑर्बिटल पेन शब्द का मतलब क्या है? कभी भी किसी भी वर्ड के आगे रेट्रो लगा रहे मतलब पीछे। भाई कहते हैं ना, रेट्रो स्टाइल वापस आ गया है, रेट्रो स्टाइल के गाने सुनते हैं। रेट्रो शब्द का मतलब है पीछे, यानी पुराना। ऑर्बिटल मतलब ये जो हड्डी है ना, यही हड्डी ऑर्बिट कहलाती है। ठीक है, जहां पर आपकी आंखें, जहां पर आपकी आंखें होती हैं, इसी हड्डी को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ठीक, ओके। तो रेट्रो ऑर्बिटल पेन मतलब कि ये जो ऑर्बिट की हड्डी है, इसके पीछे वाली जगह में आपको दर्द हो रहा है। तो ये डेंगू का एक बहुत बड़ा लक्षण है। जो भी डेंगू के मरीज होते हैं, डेंगू को कहते ही हम हड्डी तोड़ बुखार, क्योंकि बहुत सारी हड्डियों में दर्द होता है, स्पेशली इस वाली जगह में, है ना, स्पेशली क्या है, इस वाली जगह में। ठीक है, ओके, यानी आंख के पीछे वाले हड्डी में दर्द होना, ये लक्षण है डेंगू का। ये बिल्कुल डेंगू का लक्षण है, बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण लक्षण है। इसका मतलब है, यहां लिखा है कि ये लक्षण नहीं है, ये बात गलत हो गई। ये बात क्या हो गई, ये बात गलत हो गई। नहीं संदीप ओके। तीसरा देखो, स्किन रैश एंड ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स एंड नोज। हमने आपको क्या बोला कि डेंगू में आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। कई बार अगर आपके प्लेटलेट्स 20,000 से भी कम हो गए, ओके, कई बार अगर आपके प्लेटलेट्स क्या हो गए, 20,000 से कम हो गए, तो आपको अपने आप खून निकलने लगता है। यानी बैठे बैठे नाक से खून निकल जाएगा, जो आपके मसूड़े हैं उनसे खून निकलना शुरू हो जाएगा। तो
तो ये क्यों होगा? क्योंकि आपकी प्लेटलेट की संख्या बहुत कम हो गई है। ध्यान रखना, कट ऑफ क्या बता रही हूँ, 20,000। प्लेटलेट्स होने कितने चाहिए नॉर्मल इंसान में? 1.5 लाख से 3.5 लाख। तो प्लेटलेट कम होते 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 अगर 20,000 पे आ गया ना, बिल्कुल सीरियस कंडीशन है। स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग यानी बिना कुछ किए मरीज को ब्लीडिंग हो जाएगी। ये बात ठीक है? ये बात क्या है? ठीक है। तो आपको बोलना था कौन सी बात सही है, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 3 इज ओनली एंड ओनली करेक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लासिकल गेमिंग। दिस क्लास इज बेनिफिशियल फॉर एसएससी। आई डोंट नो आपको रीसेंट पैटर्न पता है कि नहीं। अभी आज सुबह हम क्लास में वही डिस्कस कर रहे थे जब टेस्ट दे रहे थे कि सीजीएल का अब आप लेवल देखोगे अगर, क्योंकि अब सीजीएल में है क्या, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपकी साइंस आती है ना। तो सीजीएल एंड सीजीएल प्री एंड मेंस का अगर आप लेवल देखते हैं तो उसमें डायरेक्ट एनसीईआरटी क्लास 11 के लेवल का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। जैसे प्लांट किंगडम के आपको मैंने 1 से 2 क्वेश्चंस दिखाए थे। ठीक है, तो अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज रिमेंबर कि आपको अब अपना लेवल बढ़ाना है। जो पैटर्न 20-21 में होता था वो बिल्कुल बदल चुका है इधर 22-23 में, है ना। तो जो भी लोग अभी के एग्जाम की, कोई भी आप एग्जाम, हर एग्जाम का हाल वही है। शिक्षक भर्ती देके बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, बिकॉज तैयारी यहाँ पर करते हैं बट तैयारी ये वाली आती है। ठीक है, जीडी में तो उतना नहीं आता है, मुश्किल है ना। जीडी में फिर भी बहुत बेसिक्स पूछते हैं, मैं बाकी और एग्जाम्स की बात कर रही हूँ, राइट। चलिए, जीडी में आपसे बहुत बेसिक चीजें पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। येलो फीवर किसके द्वारा फैलता है? पीत ज्वर किसके द्वारा फैलता है? येलो फीवर या पीत ज्वर किसके द्वारा फैलता है? हाँ, मेरा 18,000 तक आ गया था बट ब्लीडिंग नहीं हुआ। वाई? बिकॉज इट डिपेंड्स विकी, है ना। मैं फिर से वही कह रही हूँ कि वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आमतौर पे ऐसा होता है कि 20,000 या उससे नीचे आता है तो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होती। ठीक है, ये चीज थ्योरी बुक्स में डॉक्यूमेंटेड है ना। और कई बार एमसीक्यूज भी पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कौन सा वो प्लेटलेट का लेवल है जिसके बाद व्यक्ति को स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग यानी खुद ब खुद ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है विकी कि क्लॉटिंग में सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट्स का ही रोल नहीं होता, विटामिन के का भी रोल होता है, बाकी थके कारक का भी रोल होता है ना विकी। तो कई बार प्लेटलेट्स भले कम हो जाते हैं लेकिन बाकी फैक्टर्स उसको बैलेंस कर देते हैं। ये फिर कहूंगी विकी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ठीक, प्रमोद गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। येलो फीवर किसके द्वारा फैलता है? वायु, पानी, घरेलू मक्खी या इनमें से कोई भी नहीं? येलो फीवर, पीत ज्वर किसको कहते हैं भाई? येलो है क्यों? क्योंकि व्यक्ति को जॉन्डिस हो गया है ना। येलो है क्यों? क्योंकि मरीज को क्या हो गया है? जॉन्डिस हो गया है इसीलिए येलो फीवर है। ठीक, यस। जॉन्डिस एक लक्षण होता है अमर। जो भी लोग को लगता है कि जॉन्डिस क्या है, तो जॉन्डिस यानी जो पीलिया है ये एक लक्षण है जहां पे व्यक्ति का शरीर पीला पड़ जाता है। ओके, जॉन्डिस इज जस्ट अ सिम्टम, ये एक लक्षण का नाम है। येलो फीवर कौन फैलाता है आपको याद नहीं है? मैंने आपको हमेशा ये चीज ट्रिक से बताई थी। CDYZ बताया था मैंने कि ABCD में CD इकट्ठे आता है और YZ इकट्ठे आता है। रविंद्र गुड इवनिंग, बताए थे आपको। C से बीमारी का नाम था चिकुनगुनिया, D से नाम था डेंगू, Y से नाम था येलो फीवर और Z से नाम था जीका। ठीक, यस, हाँ या ना? बताइए प्रशांत, गुड इवनिंग प्रशांत। क्या बताए थे आपको कि इन चारों बीमारी का रोगवाहक कौन था? इन चारों बीमारी का रोगवाहक एडीज मच्छर था, हाँ या ना? कुछ याद आया? भोला भटका, बायोलॉजी वाली बुक में भी सारा चीज लिखे हुए हैं। यस मिथुन, कंटिन्यू चलेगा अभी। बताए थे एडीज मच्छर फैलाता है जिसको टाइगर मस्कीटो भी कहते हो। ठीक है, इसीलिए आंसर क्या होगा? नन, क्योंकि एडीज मच्छर फैलाता है। याद ही नहीं रखते हो, ट्रिक से बता चुके हैं तुम लोगों को। चले आगे, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं हम लोग। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? चलिए, ये तो बहुत बार डिस्कस भी किए हैं क्लास में, तुम लोगों को बताएंगे भाई हालांकि 2010 का सवाल है, अभी ये चीज वैलिड नहीं है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। न्यू बॉर्न में होने वाली बीमारी, ठीक है, अगर आपसे ये नहीं बोला जाए, ये आंकड़े को हटा दीजिए कि 200 में से एक बच्चे की मृत्यु होती है, अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि किसी भी नवजात शिशु को अगर डायरिया हो रहा है, हम सवाल को थोड़ा रिफ्रेम कर रहे हैं क्योंकि सवाल 2010 का है। ठीक है, किसी भी अगर नवजात को डायरिया यानी दस्त हो रहा है तो वो किसके कारण होगा? तो वो किसके कारण होगा? नवजात को दस्त होने का कारण क्या होगा?
अमीबा होगा अमर? बैक्टीरिया होगा? भाई आज का टॉपिक ही वायरल डिजीज है, तो वायरस तो एक ही दिख रहा है ना, रोटा वायरस। वायरस तो एक ही दिख रहा है ना, रोटा वायरस। ठीक, बच्चे से याद रखना। देखो मैं आपको एक बेसिक बात बता रही हूँ, दो वायरस होते हैं जिनके लक्षण एक जैसे होते हैं। एक है रोटा वायरस और दूसरा है नोरो वायरस। दूसरा कौन सा वायरस है? दूसरा है नोरो वायरस। ये दो वायरस हैं जिसके लक्षण एक जैसे होते हैं। कौन से लक्षण? दस्त और उल्टी, यानी डायरिया एंड वॉमिटिंग, दोनों के एक जैसे लक्षण हैं। फर्क क्या है? फर्क क्या है? रोटा, रोता कौन है भाई? छोटा बच्चा रोता है ना। तो रोटा वायरस, इसका संक्रमण बच्चों में ज्यादा देखा जाता है, जबकि नोरो वायरस का संक्रमण बड़ों में ज्यादा देखा जाता है, या वयस्क या अडल्ट्स में ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, ओके। तो रोटा वायरस या नोरो वायरस का संक्रमण किस में देखा जाता है? बच्चों में, नोरो वायरस अडल्ट्स में। भारती कह रही है मैम पर दस्त तो बैक्टीरिया की वजह से होगा। ध्यान रखना, आपको मैंने हमेशा बोला है कि डायरिया दो कारण से हो सकता है। बैक्टीरियल डायरिया भी हो सकता है डियर, और वायरल डायरिया भी हो सकता है। मतलब दस्त लगने का काम जीवाणु भी कर सकते हैं और वायरस भी कर सकते हैं। ठीक है भारती, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा बैक्टीरिया दस्त करता है, तो आपका जवाब होगा सैल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया दस्त करता है। ठीक, ओके। फर्क क्या है दोनों में? आपको अगर कभी भी बैक्टीरिया से डायरिया होगा ना, अगर आप कोई भी एंटीबायोटिक खाएंगे जैसे नॉर्फ्लॉक्स, मेट्रोजिल, है ना, इस तरह के एंटीबायोटिक्स आप खाएंगे तो वो बीमारी रुक जाएगी, वो दस्त रुक जाएगा। वायरल डायरिया पर आप दवाई खाते जाओगे, वायरल डायरिया नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जो वायरस है वो बैक्टीरिया की दवाई से तो नहीं मरेगा ना, है कि नहीं? समझे मेरी बात? जो वायरस है, वायरस के लिए आपको एंटीवायरल दवाई खानी होगी। अगर आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो उससे वायरस नहीं मरेंगे। किसी भी इंसान को जब वायरल डायरिया होता है तो वो ठीक कैसे होता है? वो ठीक कैसे होता है? वो ठीक तब होता है जब मल के माध्यम से, यानी पॉटी के माध्यम से वायरस के टॉक्सिन, यानी कि जो विष है, वो शरीर से बाहर निकलते रहे। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि डायरिया बैक्टीरिया भी कर सकते हैं, वायरस भी कर सकते हैं। चलिए, साल्मोनेला टाइफी प्रशांत टाइफॉइड करता है। ठीक है, ओके। चलें आगे, सिंपल इजी। भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब चलते रहना चाहिए, वो बार बार नहीं बोलूंगी मैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2015 का सवाल है भाई। यूपीपीसीएस की डेट आपको पता है आ चुकी है, और तो और 11 फरवरी को आरओ एआरओ है। बहुत बड़ी वैकेंसी आई है और काफी अच्छी संख्या में फॉर्म्स भी भरे गए हैं। तो आप अगर यूपी आरओ एआरओ के एस्पिरेंट हैं तो आप समझ सकते हैं वहां पर कंपटीशन ज्यादा है, और साइंस और एनवायरनमेंट वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उस स्थिति में घटना चक्र आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी अगर आप यूपी आरओ एआरओ एग्जाम देने वाले हैं 11 फरवरी को। तो ठीक है, चलिए क्या पूछा जा रहा है आपसे कि अगर कोई बीमारी दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से में क्या हो रही है, फैल रही है, तो उसको क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा उसको? उसको पैंडेमिक का नाम दिया जाएगा, है ना। उसको क्या कहा जाएगा? पैंडेमिक या वैश्विक महामारी। ठीक है, एपिडेमिक क्या होता है और एंडेमिक क्या होता है? अगर एक छोटे क्षेत्र में, हो, ठीक है, अगर वो एक छोटे क्षेत्र में होता है तो उसको हम एंडेमिक कहते हैं। जैसे क्या कहें अगर हम, क्या कि मलेरिया इज एंडेमिक टू अफ्रीका, मलेरिया इज एंडेमिक टू अफ्रीका, तो आप क्या कहेंगे? हाँ भाई ये बात तो ठीक है ना। एंडेमिक मतलब उस जगह पाया जाता है, क्योंकि अफ्रीका में बहुत ज्यादा क्या होता है, मॉइस्चर पाया जाता है, नमी पाई जाती है। गुड इवनिंग ही ना, गुड इवनिंग, है ना। ये वाली बात ठीक हो जाएगी, एंडेमिक वाली। एपिडेमिक का मतलब है जो थोड़े से बड़े हिस्से में फैलता है। अगर कॉन्टिनेंट्स, अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स को बीमारी फैल जाए तो आप उसको कहेंगे पैंडेमिक। ध्यान रखना, किसी भी शब्द के आगे अगर पैन लिखा है मतलब एक बहुत बड़े क्षेत्र में। ठीक है, जैसे कहते हैं ना हमारे ब्रांचेस पैन इंडिया है, मतलब पूरे इंडिया में है। तो पैंडेमिक मतलब वैश्विक महामारी। समझ गए? क्लियर, इजी। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दिव्या। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज यास्मीन और पंकज नहीं दिख रहे हैं, खैर पंकज तो वैसे भी नहीं दिखता है, यास्मीन नहीं आई है आज। चलो अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि पोलियो वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है? पोलियो वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है, इसका जवाब दीजिए।
पोलियो वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है, इसका आंसर दीजिए। हम्म दूषित भोजन, पानी, कुत्ते का काटना, मच्छर का काटना या थूक से। यस, पोल्यूटेड फूड एंड वाटर। नौशबा गुड इवनिंग। यस, पोल्यूटेड फूड एंड वाटर, यानी कि दूषित भोजन और पानी से जो पोलियो का वायरस है शरीर में प्रवेश करता है। अगर हम आपसे पूछें कि पोलियो के वायरस का नाम क्या है तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे वायरस का नाम है एंटीरो वायरस। वायरस का नाम क्या है? एंटीरो वायरस। अगर आपसे पूछा जाता है कि पोलियो आपके शरीर में किस तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, राइट, कौन से सिस्टम को अफेक्ट करता है, जवाब क्या होगा आपका? कि पोलियो अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम, यानी कि पोलियो जो है हमारे तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। दूसरी चीज, अगर आपसे पोलियो के वैक्सीन पूछे जाते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? दो साइंटिस्ट के नाम आपको ध्यान रखने हैं, सॉल्क एंड सेबाइन। दो साइंटिस्ट के नाम आपको ध्यान रखने हैं, सॉल्क एंड सेबाइन। क्या है भाई फर्क इन दोनों में, सॉल्क और सेबाइन में? पोलियो की सबसे पहली जो पोलियो की वैक्सीन है वो किसने किया था? सॉल्क ने किया था। ठीक है, यस, फर्स्ट पोलियो वैक्सीन, फर्स्ट पोलियो वैक्सीन किसने किया था? सॉल्क ने किया था। और सेबाइन ने कौन सा वैक्सीन दिया था? ओरल पोलियो वैक्सीन। ओके, इन्होंने कौन सी वैक्सीन दी थी? ओरल पोलियो वैक्सीन, यानी पोलियो का मौखिक टीका जो हमें मिला था, याद करो बचपन में, 2 बूंद जिंदगी के। ठीक है, 2 बूंद जिंदगी के कौन से थे? सेबाइन थे। ओके, सो सॉल्क एंड सेबाइन। सॉल्क ने सबसे पहली वैक्सीन दी थी लेकिन वो सुई से लगने वाली थी, सेबाइन ने मौखिक टीका दिया था, मौखिक टीका दिया था। ठीक है, ध्यान रहेगा सभी को। इजी एंड सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। आगे चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो आगे चलने से पहले बता दूं मैं, आप लोग जो भी लोग किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस, एनडीए, है ना, जहां पर भी आपके लिए साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बैच हमारा ऑलरेडी अभी चल रहा है, साइंस एंड टेक। जनरल साइंस अलग चीज़ है जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी, साथ ही साथ आपको साइंस एंड टेक पढ़ाया जाएगा। अभी बीपीएससी का पैटर्न पूरा बदल चुका है, आपको अच्छे से पता है कि साइंस एंड टेक भी आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना। तो उसके लिए भी बैच हमारा अभी चल रहा है, एक बहुत शानदार बैच हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया। नौशबा, आपका ही सवाल ले रही हूँ। बैच में अभी सुबह एनसीईआरटी में बायोलॉजी चल रही है और शाम के समय में टेक चल रहा है। ठीक है, तो दोनों आपके साइड बाय साइड चल रहे हैं और टेस्ट भी आपके हो रहे हैं यहाँ पे। पूरे बैच पर अभी आपको 500 का डिस्काउंट मिल रहा है। 1499 का बैच आपको 999 में मिल रहा है। ठीक है, बाइलिंगुअल बैच है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको पढ़ाया जा रहा है। एडमिशन लेने के लिए ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, नंबर आपके सामने स्क्रॉल कर रहा है 7351572127। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। हेपेटाइटिस किसके वजह से होता है? हेपेटाइटिस बी किसके वजह से होता है? बायोलॉजी ही चल रहा है नौशबा उसमें। ठीक है, ओके, आप एक बार हमारे इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको गाइड कर दिया जाएगा। अभी एनिमल किंगडम चल रहा है, उसमें एनिमल किंगडम की सिर्फ 2 क्लासेस हुई हैं। ओके, और अब नेक्स्ट टॉपिक वहां पर, अभी तो खैर एनिमल किंगडम लंबा टॉपिक है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो किसके कारण होता है, आपको इसका जवाब देना है। यस, आंसर करेंगे। हम्म बताइए क्या होगा? वायरस तो पता है, पर डीएनए है या आरएनए है ये नहीं पता, ये नहीं पता। ओके, तो हम आपको बता दें, हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है, क्योंकि यहाँ पे खास तौर पे बी लिखा है, ठीक है, खास तौर पर यहाँ पर बी मेंशन कर दिया गया। हेपेटाइटिस बी वायरस एक डीएनए वायरस है। ठीक, ओके, तो सबसे पहले तो ये जानिए कि जो बीमारी है हेपेटाइटिस बी, कभी भी अगर आप देखें हेपैट शब्द लिखा हुआ, समझ जाइएगा लिवर की बात हो रही है, यानी कि यकृत की बात हो रही है।
और अगर अंत में आइटिस लिखा हो समझ जाइएगा वहां पर सूजन की बात हो रही है, ठीक है, या इन्फेक्शन की बात हो रही है, संक्रमण की बात हो रही है, ठीक, ओके। तो हेपेटाइटिस का मतलब है यकृत में सूजन या लिवर में इन्फेक्शन। बहुत कॉमन इसका लक्षण होता है जॉन्डिस हो जाना यानी कि पीलिया हो जाना। जहां तक हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो हेपेटाइटिस 5 तरीके के आपको जानने हैं, ए, बी, सी, डी और ई। इनमें से सबसे खतरनाक अगर पूछा जाए, सबसे खतरनाक पूछा जाए तो सबसे खतरनाक है हेपेटाइटिस बी। क्यों? क्योंकि अगर हेपेटाइटिस बी को छोड़ दिया जाए तो ये आगे चल के लिवर कैंसर में भी बदल सकता है, ओके, यकृत का कैंसर में भी ये क्या हो सकता है, बदल सकता है। तो ये काफी ज्यादा क्या है, खतरनाक है, राइट, ठीक। तो हेपेटाइटिस बी एक डीएनए वायरस है, कहने का मतलब है जो आनुवांशिक सामग्री है वो डीएनए। कोई भी आपसे पूछता है हेपेटाइटिस किसके वजह से है, ध्यान रखिएगा वायरस के वजह से। हेपेटाइटिस बी फैलने के क्या क्या रास्ते हैं, क्या क्या रास्ते हैं भाई हेपेटाइटिस बी फैलने के, जल्दी बताइए। सेक्सुअल कांटेक्ट, यौन संक्रमण, ब्लड शेयर करना, किसी के साथ नीडल शेयर करना, है ना। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हेपेटाइटिस बी एक इंसान से दूसरे इंसान में क्या हो सकता है, फैल सकता है, राइट। एक इंपॉर्टेंट ये वाली बात होगी। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके सबसे पहली जो वैक्सीन बनाई गई थी वो हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन थी। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग आप पढ़ते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं आनुवांशिक इंजीनियरिंग, सीधा सवाल आता है कि उस वैक्सीन का नाम बताइए जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग को प्रयोग करके सबसे पहली बार बनाई गई है। जवाब क्या होगा आपका? हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन का नाम है एंजेरिक्स बी, एंजेरिक्स बी, ठीक है, एंजेरिक्स बी वैक्सीन, और जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके सबसे पहले बार बनाई गई वैक्सीन, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है ये वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ सकते हैं, चलिए, ओके। फिर से एक तरीके से रिपीटेड सवाल तो नहीं है पर मिलता जुलता सवाल है, झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स का सवाल है। सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि हेपेटाइटिस बी किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हेपेटाइटिस बी होता है। बहुत बढ़िया आयशा, बहुत लोग अच्छी बात लिख रहे हैं कि मैम एंजेरिक्स बी का जो सोर्स है, जो स्रोत है, वो एक ईस्ट होता है, एक खमीर होता है जिसका नाम सेचैरोमाइसिस है। सेचैरोमाइसिस नाम का एक ईस्ट है यानी कि खमीर है जो इस वैक्सीन का सोर्स है। बहुत बढ़िया, गुड, याद है आप लोगों को जो पढ़ाते हैं हम। बिल्कुल, हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है और वायरस की जो आनुवांशिक सामग्री है वो डीएनए है। वो क्या है? वो डीएनए है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ओके। अगला सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स 2019, अभी जो मैंने बताया अगर आप उसी शब्द को देखेंगे तो आप शायद इसको आंसर कर पाएंगे। पढ़ेंगे ध्यान से इस क्वेश्चन को, फटाफट से आंसर करेंगे, मतलब पढ़ के आंसर करना। फटाफट से मेरा कहने का मतलब है कि इसको पढ़ के आंसर करिएगा। इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी एक ही तरीके से फैलता है। बिल्कुल सही बात है, मुख्य तौर से यौन संक्रमण से फैलते हैं दोनों, है ना। ब्लड से फैल सकते हैं, मां से बच्चे में आ सकते हैं, तो ये जो रूट्स हैं ये ठीक बात है, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव अ वैक्सीन। अभी तो मैंने आपको वैक्सीन का नाम बताया, अभी तो भारती मैंने आपको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन का नाम बताया कि एंजेरिक्स बी वैक्सीन का नाम है। स्टेटमेंट नंबर बी क्या कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी के विपरीत कोई टीका नहीं है। जी नहीं, हेपेटाइटिस बी के लिए टीका है। इसका मतलब है यही स्टेटमेंट गलत हो गया, यही स्टेटमेंट तो गलत हो गया और आपको गलत ही चुनना है यहाँ पर, है ना। आपको वही स्टेटमेंट चुनना है जो गलत है, इसका मतलब बी गलत है, ठीक, ओके। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विथ हेपेटाइटिस बी एंड सी आर मोर देन एचआईवी। बिल्कुल सही, एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति कम है, हेपेटाइटिस वाले व्यक्ति आपको ज्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। आखिरी क्या लिखा है कि बी और सी से संक्रमित व्यक्ति बहुत सालों तक वो लक्षण यानी सिम्टम्स नहीं दिखाते।
सही बात है, जिसको हम कहते हैं कि बीमारी तो है लेकिन बीमारी ने कोई लक्षण नहीं दिखाया, सिम्टम नहीं दिखाया, इसे कई बार हम साइलेंट डिजीजेस कहते हैं। संक्रमण तो है शरीर में, बीमारी तो है लेकिन बीमारी ने अपने सिम्टम्स, लक्षण नहीं दिखाए। ठीक है, ओके, क्लियर है ये वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल अगले सवाल पर चल सकते हैं। बीपीएससी प्रीलिम्स 2019, एड्स किसके कारण होता है? एक जमाना था जब बीपीएससी ऐसे सवाल पूछता था, नहीं अब का तो भाई टाइम ही पूरा बदल गया है। जवाब देंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। एड्स किसके कारण होता है? हेलमिंथ, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, कोई भी नहीं। बिल्कुल, एड्स का फुल फॉर्म है अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। वायरस के कारण होता है, यस, और वायरस का नाम क्या है? वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी। ह्यूमन इम्यूनो, तभी तो विकी कहते हैं ना कि हर 6 महीने पे ब्लड टेस्ट कराते रहना चाहिए। आइडियली कहा जाता है कि हर 6 महीने या कम से कम 6 से 8 महीने में आपको क्या करवाना चाहिए? अपना ब्लड टेस्ट करवाते रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई भी इंसान अपना नॉर्मल ब्लड टेस्ट कराता है, जिसको उसमें एक होता है एलएफटी टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, वो टेस्ट जो आपको ये बताता है कि यकृत कैसे काम कर रहा है ना, उस टेस्ट का रिजल्ट कभी भी अगर ऊपर नीचे आ जाता है तो डॉक्टर खुद पकड़ लेंगे कि आप किस बीमारी की ओर जा रहे हैं। ओके, तो एचआईवी वायरस यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है वो क्या करता है? एड्स करता है। आपसे पूछा जाए आनुवांशिक सामग्री क्या है, तो आप कहेंगे कि ये एक आरएनए वायरस है, यानी इसके पास जो आनुवांशिक सामग्री है वो आरएनए है। क्या मैं कह सकती हूँ कि ये एक रेट्रोवायरस है? हाँ या ना? क्या हम इसको एक रेट्रोवायरस का रूप दे सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि जब ये शरीर में प्रवेश करता है तो यही आरएनए से वापस क्या बनाता है? आरएनए से डीएनए बनाता है, यानी विपरीत दिशा में चलता है, ट्रांसक्रिप्शन से उल्टा चलता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं ये एक रेट्रोवायरस है। ठीक है, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को बनाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपसे बहुत बढ़िया आयशा, पूछा जाता है कि बताइए एड्स आपके शरीर के कौन से सेल्स पर हमला करता है? तो एड्स आपके शरीर के टी लिम्फोसाइट्स की संख्या को कम कर देता है। कहने का मतलब है कि आपके इम्यून सिस्टम आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर वार करता है। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर क्या करता है? वार करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एड्स कंफर्म करने के लिए जो सबसे बेहतर टेस्ट है, क्या जवाब देंगे? एड्स कंफर्म करने के लिए जो सबसे बेहतर टेस्ट है, क्या जवाब देंगे? सबसे बेहतर टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट है वेस्टर्न ब्लॉट, है कि नहीं? एलिसा मत बोलना, वेस्टर्न ब्लॉट कंफर्मेटरी टेस्ट है। एलिसा तो चलता फिरता टेस्ट है। ठीक है, ओके। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछा जाता है कि ये एड्स के इलाज के लिए क्या पद्धति अपनाई जाती है, तो आपका जवाब क्या होगा? ART, यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी अपनाई जाती है। ठीक है, ओके, क्लियर, सिंपल हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखना, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी ने, 2018 में फिर से ऐसा ही सवाल था कि एड्स किस कारण होता है? तो एड्स जो है वो वायरस के कारण होता है। क्या हसीन दिन थे नहीं, जहां पर आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते थे। आगे बढ़ने से पहले ये सारे टॉपिक्स को मैंने बहुत डिटेल में अपनी बायोलॉजी क्लास नोट्स की बुक में डिस्क्राइब किया हुआ है। अभी इस बुक पर 30% का डिस्काउंट, फ्री शिपिंग, साथ ही साथ हमारे पब्लिकेशन में स्टैटिक जीके की भी बुक आती है, तो दोनों बुक पर आपको और शानदार डिस्काउंट मिल जाता है फ्री शिपिंग के साथ, है ना। बुक परचेज करने के लिए आप आर.के. चौधरी पब्लिकेशन पर लॉग इन कर सकते हैं, या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7351572127। गुड इवनिंग सैयदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। गुड इवनिंग। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेडिसिन फॉर एड्स, ये आया मुश्किल सवाल। ये आया आपका मुश्किल सवाल। आपसे क्या पूछ रहा है ये कि सबसे अधिक प्रयोग करने वाली दवाई कौन सी है? एड्स के लिए सबसे अधिक कौन सी दवाई है? यस,
आंसर करेंगे। ब्लड ग्रुप कहाँ से आ गया अभी चर्चा में? अभी चर्चा में ब्लड ग्रुप कहाँ से आ गया? जेडोवुडीन, मिकोनाजोल, नैनिक्सिल, विनाजोल, कौन सी है? देखो, अगर किसी भी दवा में लिखा जाए ना जिडोवुडीन, लैमीवुडीन, समझ जाना ये ART के अंडर है। ART क्या है? ART है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहने का मतलब है जो रेट्रोवायरस को क्या करेगी? जो रेट्रोवायरस को रोकेगी। जो रेट्रोवायरस को क्या करेगी? रोकेगी। ठीक है, इसका मतलब है HIV को बिल्कुल आखिरी स्टेज तक जाने से क्या करेगी? रोक डालेगी। ठीक है, ओके। तो इसमें आंसर क्या होगा? जिडोवुडीन, लैमीवुडीन, इस तरह के जो भी नाम होंगे समझ जाइएगा वो एड्स की दवाई है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं हम लोग। आ जाओ। अगर हम सुअर को मानव बस्तियों से दूर रखेंगे तो इससे हम किस किस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं? इससे हम किस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं? यस क्या होगा आंसर? पिग यानी सुअर को दूर रख के कौन सी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं हम? यस, बीमारी का नाम है जापानीज एंसेफेलाइटिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सुअर ही क्यों? एक्चुअल में यहाँ पे सुअर बीमारी का या वायरस का रिजर्वॉयर माना जाता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि एंसेफेलाइटिस वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, कहीं पर भी अगर आपके सामने एंसेफेल वर्ड लिख दिया जाए, समझ जाना किसकी बात हो रही है? ब्रेन की बात हो रही है, यानी मस्तिष्क की बात हो रही है। ओके, और अगर शब्द आइटिस लिख दिया जाएगा, समझ जाना इन्फेक्शन की बात हो रही है, यानी संक्रमण की बात हो रही है। तो एंसेफेलाइटिस शब्द का मतलब क्या है? एंसेफेलाइटिस शब्द का मतलब क्या है? कि आपके ब्रेन में इंफेक्शन हो गया है। ठीक, जापानीज एंसेफेलाइटिस की बात अगर हम करें तो ये एक वायरल डिजीज है, यानी कि विषाणु जनित रोग है, विषाणु से होता है। इस वायरस का रिजर्वॉयर यानी कि हम कहें तो पूरा का पूरा ये वायरस का गुट कहाँ मौजूद होता है? सुअरों में मौजूद होता है। ठीक है, आपको एक पिक्चर से हम दिखाते हैं कि ये कैसे फैलता है। ओके, जरा इस फोटो को ध्यान से देखना, तस्वीर को ध्यान से देखना कि ये कैसे फैलता है। देखिए, सुअर के अंदर ये बीमारी है, यानी सुअर के अंदर क्या है? ये वायरस है। सैयदा गुड इवनिंग। ओके, एक मच्छर ने इसको काट लिया। ठीक है, मच्छर ने इसको काट लिया। अब जब मच्छर ने इसको काटा तो क्या हो गया? इस मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड पर यानी लार में इस सुअर से के अंदर से वायरस चला गया। ठीक, ओके। जब इसी मच्छर ने इस इंसान को काटा, इस बच्ची को काटा, तो उस मच्छर ने वायरस को फैला दिया। ठीक है, उस मच्छर ने वायरस को फैला दिया। तो कहने का मतलब है सुअर में वायरस है, ये इंसान हेल्दी है। एक मच्छर आया, मच्छर ने इन्फेक्टेड सुअर को काटा और साथ ही साथ उस लड़की को काट लिया। इसके वजह से ये मच्छर ने ये बीमारी फैला दी। मच्छर का नाम क्या है? मच्छर का नाम ध्यान रखेंगे, मच्छर का नाम है क्यूलेक्स मच्छर। जो मच्छर एंसेफेलाइटिस फैलाते हैं, मच्छर का नाम क्या है? क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा कि सुअर रिजर्वॉयर है, बीमारी फैलाने का काम वेक्टर की तरह कौन काम कर रहा है? वाहक की तरह काम कर रहा है क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, हाँ रमन, ये सीरीज आज से ही शुरू हुई है और मंडे टू सैटरडे चलेगी। ठीक है, खुशबू गुड इवनिंग। अब मुझे आप लोग टाइम बताइए। टाइम हमने 7:30 रखा हुआ है, आप लोगों को क्या ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा, 7:30 या 9 PM? तो एक बार मैं पोल क्रिएट कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब पे। आप लोग मुझे टाइम काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा कि किस टाइम में आप लोग अपने बाकी क्लासेस से रिलेटिवली फ्री रहते हैं। बिकॉज मुझे पता है जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो एक नहीं बहुत जगह पर क्लासेस करते हैं, और कई बार जब क्लासेस क्लैश होती हैं तो आप लोगों को परेशानी आती है। ऑल्दो कभी ना कभी कोई ना कोई क्लास क्लैश होगी। टाइमिंग मैंने 7:30 का रखा है, एक पोल के माध्यम से बाकी हम आप सबसे भी जान लेंगे कि 7:30 का टाइम ठीक है या आपके लिए 9 PM का टाइम ठीक है। ठीक है, ओके। 7 का टाइम नहीं रख पाएंगे भारती, द रीजन बीइंग कि पेड बैच जो है मेरा साइंस एंड टेक का वो खत्म ही होता है उस टाइम पे, तो 5-10 मिनट का लेट हो जाता है। फिर आप लोग को भी होता है कि आप लोग वेट करते हो, 7:15 वो क्लास शुरू होती है।
ठीक है, ओके। तो इसीलिए भारती उसको 7:30 हम शिफ्ट किए हैं, उसका वही होता है। अच्छा 9 अभय सर की क्लास है, ओके गॉट इट, ठीक है चलो, ठीक है ओके आयशा गॉट इट। चलिए 7:30 ठीक है, कुछ कह रहे हैं 9, चलो हम पोल क्रिएट कर देंगे, पता चल जाएगा। अगला सवाल, इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, बहुत आसान सा सवाल है। आपको ध्यान होगा भी बीपीएससी में भी पिछले बार ये सवाल आया था, इस बार नहीं, पिछले बार बीपीएससी में ये सवाल आया था आपके सामने। इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? इम्यूनोलॉजी का मतलब है वैक्सीन के उससे रिलेटेड, है ना, वैक्सीन के उससे रिलेटेड। कौन है ये? यस, ही इज एडवर्ड जेनर, क्योंकि एडवर्ड जेनर ने ही वैक्सीन खोजी थी, किसकी? स्मॉल पॉक्स की। एडवर्ड जेनर ने ही स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन खोजी थी, और एक तरीके से वो पूरी वैक्सीन का जो प्रिंसिपल था, है ना, पूरा जो वैक्सीनेशन टीकाकरण का जो सिद्धांत था वो यहां से लिया गया था। इसीलिए एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ वैक्सीनेशन या टीकाकरण के जनक के नाम से जाना जाता है, इम्यूनोलॉजी के जनक के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि शब्द वैक्सीन कहां से लिया गया, तो शब्द वैक्सीन जो है वैक्सीनिया शब्द से लिया गया, जिसका मतलब क्या था? काउ। है कि नहीं? यस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? H1N1, H1N1 किससे संबंधित है? एड्स, बर्ड फ्लू, डेंगू या स्वाइन फ्लू? H1N1, यस, काउपॉक्स के मरीजों के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसीलिए वहां से ये नाम आया था। चलिए H1N1 के बारे में बात हो रही है। H1N1 किससे संबंधित है? एड्स, बर्ड फ्लू, डेंगी या स्वाइन फ्लू? किससे संबंधित है? यस, बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू? फिर H5N1 क्या है? H5N1 H1N1 दोनों सेम है, अलग है? अगर आपसे पूछा जाता है H5N1, तब आप कहेंगे ये है बर्ड फ्लू, और H1N1 क्या है? ये है स्वाइन फ्लू। स्वाइन शब्द का मतलब क्या होता है? पिग, क्योंकि सेम लक्षण उस समय पिग्स में देखे जा रहे थे। ठीक है, सेम लक्षण उस समय किस में देखे जा रहे थे? पिग्स यानी सुअरों में देखे जा रहे थे। तो H5N1 और H1N1 अलग चीजें हैं। एक है आपका बर्ड फ्लू और दूसरा क्या है आपका? दूसरा है आपका स्वाइन फ्लू। ठीक है, ओके। H1N1 दे दिया ना, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? स्वाइन फ्लू। H और N क्या है इसमें? H और N क्या है? तो H और N प्रोटीन के नाम है, राइट। जो H और N है ये क्या है? तो ध्यान रखना, ये प्रोटीन के नाम है जो कहां पर पाए जाते हैं? वायरस के शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, प्लीज ध्यान रखिएगा। हीम एग्लूटिन H से और N से होता है न्यूरामिनिडेज। ये मैं आपको 4-5 कदम आगे बढ़ के बता दे रही हूँ, इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, जानकारी के लिए कि जस्ट कुछ लोग क्यूरियस होंगे कि मैम H और N क्या है। तो ये प्रोटीन के नाम हैं जो वायरस में पाए जाते हैं, हीम एग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं। चलिए 67th बीपीएससी प्रीलिम्स 2022, स्पुतनिक जो था किस देश ने भारत को निर्यात किया था? हीम एग्लूटिनिन, न्यूरामिनिडेज। यस, स्पुतनिक वी, वेक्टर बेस्ड वैक्सीन। एक वैक्सीन की क्लास हमने पहले तो ली थी, अब मुझे लगता नहीं आप लोगों को याद होगी। दोबारा एक वैक्सीन की क्लास लेंगे जब आपको हम बताएंगे कि किस किस तरह से वैक्सीन काम करती है ना, वैक्सीन किस किस प्रिंसिपल पर काम करती है। तो स्पुतनिक वी वेक्टर बेस्ड वैक्सीन थी। इस बार ध्यान होगा, इस बार भी बीपीएससी में आपसे सवाल पूछा गया था कि इनमें से कौन सी वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। ठीक है, ओके। तो स्पुतनिक वी रशिया ने भारत को क्या किया था? प्रोवाइड किया था, वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। जब हम बात करते हैं कोविशील्ड की, तो कोविशील्ड भी वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2017, किस पर बात हो रही है आपसे? जीका वायरस के बारे आपसे यहां पर बात हो रही है। ठीक है, पूछ रहा है ट्रॉपिकल रीजन्स में जीका उसी से फैलता है जिससे डेंगू फैलता है?
बिल्कुल, मैंने आपको ट्रिक बताया था, CDYZ, चिकनगुनिया, डेंगू, येलो फीवर, जीका वायरस, है ना। ये चारों बीमारी एडीज मच्छर ही फैलाता है, यानी ये बात ठीक है। जीका की बात आप करते हैं तो जीका दो तरीके से बहुत ज्यादा फैलता है। एक है माँ से बच्चे में, है ना, यानी माँ जब प्रेग्नेंट होती है उस वक्त अगर उसको जीका का संक्रमण होता है तो बच्चे के ब्रेन पर प्रभाव पड़ता है। और दूसरा क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, यानी कि यौन संबंध से भी जीका का संक्रमण फैलता है। दोनों बातें सही हैं, इसीलिए यहां पर आंसर क्या हुआ आपका, आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो। ठीक है, दोनों बातें क्या हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं, यानी कि सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ROARO मेंस का सवाल है ये। इबोला का नाम किससे लिया गया था? इबोला, कई बार इसको इबोला हैमरेजिक फीवर कहते हैं। ओके, तो इबोला का नाम जो है वो कहां से लिया गया था? इबोला का नाम कहां से लिया गया? किस चीज का नाम था इबोला? अफ्रीका में शहर था, प्रांत था, नदी थी या पर्वत थी? बहुत बढ़िया, इबोला एक नदी के नाम से लिया गया, बिल्कुल सही। नेम ऑफ अ रिवर, बिल्कुल सही, नदी के नाम से लिया गया, बिल्कुल सही। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल। हाँ, कोविड का न्यू वेरिएंट न्यूज में आ गया दीपक, उस पर एक शॉर्ट्स बना के डालूंगी चैनल पे। चलिए बताइए, एस2 किसके संदर्भ में बात की जा रही है? एस2 जो है वो किसके संदर्भ में बात की जा रही है, इसका जवाब देना है आपको, आखिरी सवाल है। एस2 किसके संदर्भ में बात की जा रही है? आंसर एस बता दे। एस एक एंजाइम का नाम है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम। ठीक है, ओके। यस, किसके संदर्भ में बात की जा रही है? तो ये बात की जा रही है कोविड के संदर्भ में। हम आपको बता दें, ये एंजाइम है और साथ ही साथ इसके कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। अब एक बात समझो, अगर आपको घर में एंट्री करनी है तो एंट्री कहाँ से करते हो? खिड़की से करते हो या गेट से करते हो? तो क्या मैम दरवाजे से करते हैं, खिड़की से क्यों एंट्री करेंगे? ठीक है, तो अब एक बात समझिए कि जो आपका वायरस है, ठीक है, कोविड वायरस है खास तौर पे, कोविड वायरस को अगर आपके शरीर में एंट्री करनी होगी तो वो एंट्री कैसे करेगा? उसके लिए उसको भी कोई जगह चाहिए एंट्री करने के लिए। ठीक है, तो एंट्री करने के लिए एक जगह होती है जिसका नाम है एस रिसेप्टर, यानी इस एंजाइम के लिए एक तरीके से ग्राही बने होते हैं। ओके, एक तरीके से क्या बने होते हैं? ग्राही बने होते हैं, जहां पर ये एंजाइम्स जाकर काम करते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राही है इस पर जाके कोविड का स्पाइक प्रोटीन जो है, कोविड वायरस को देखे होंगे ना, है ना, वायरस को देखे होंगे, ये उसके माथे पे आपको ये चीजें दिखती, इसी को स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। ओके, तो ये स्पाइक प्रोटीन जाकर इस एस वाली जगह पर क्या हो जाता है? फिट हो जाता है और आराम से ये वायरस शरीर में एंट्री ले लेता है। ये एस रिसेप्टर्स हमारे नाक में मौजूद हैं, हमारे लंग्स में मौजूद हैं, हमारे हार्ट में मौजूद हैं। इस वजह से आपने देखा होगा कि कोविड का लक्षण फेफड़ों में देखने को मिलता है ना, सांस फूलती है लोगों की, निमोनिया हो जाता है लोगों को, हार्ट अटैक आ रहे थे। ठीक है ना, तो ये सब इसीलिए है क्योंकि एस का जो भी ये रिसेप्टर है, ग्राही है, इन जगहों पर पाया जाता है। साथ साथ किडनी में पाया जाता है, हार्ट में पाया जाता है, ओके, लंग्स में पाया जाता है। तो एस का लेना देना किससे है? कोविड से। यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स का ये सवाल है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। क्लियर है ये वाली बात? चलिए, तो आज का सेशन यहाँ तक। बाकी हम आपको बता दें, मेरे बुक से संबंधित, बैच से संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप RKC EDU हब ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या आपके सामने नंबर स्क्रॉल कर रहा है 7351572127। आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी सहायता जरूर करेगी। बुक के लिए आप
जानते हैं अभी कि आपको ऑफर के तहत 30% डिस्काउंट और फ्री शिपिंग मिल रहा है। ओके, बैच पर भी डिस्काउंट है आपका। जहाँ तक एनसीईआरटी फाउंडेशन की बात है, यहाँ पर भी आपको 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, जहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 6 to 12 पढ़ाई जाएगी। क्लास डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, 1 ईयर की वैलिडिटी है। बाइलिंगुअल बैच है। साइंस एंड टेक अगर आप पढ़ना चाहते हैं, स्पेशली बीपीएससी एंड बाकी स्टेट पीसीएस के लिए सिर्फ साइंस एंड टेक पढ़ना चाहते हैं, 799 उसकी फ़ी है। और अगर आप इंटायर साइंस टेक सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, तो उसकी फीस 999 है आफ्टर 500 का डिस्काउंट। ठीक है, सारे बैचेस मेरे बाइलिंगुअल होते हैं और क्लासेस भी, पीडीएफ हो गया, सब कुछ बाइलिंगुअल होता है। ठीक है, ओके। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग मिलेंगे और कल हम लोग घटना चक्र का एक सेकंड चैप्टर अच्छे से कवर अप करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब बनाकर रखेंगे और जो क्लास की पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लास्ट क्लास की भी जो पीडीएफ थी, वो मेफ्टाल वाली जो क्लास ली थी मैंने, उसकी पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम पर अपडेटेड है। आज की क्लास की पीडीएफ, इनफैक्ट घटना चक्र की जो भी सीरीज होगी उसकी सारी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। कल फिर मिलते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।